हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू जस्ट स्टडी क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे भाषा परिवार और इसके बाद हिंदी की उत्पत्ति। तो अगर देखा जाए भारत में कितने भाषा परिवार हैं, तो हम सबसे पहले आपको भाषा परिवार समझाने की कोशिश करते हैं। किसे कहते हैं भाषा परिवार। जैसे एक ही जो मेन आदमी होता है, आपके बाबा जी हैं मेन, और उसके बाद दादा चार भाई, वो पापा चार भाई या दादा। तो ये बाबा जी हो गए मेन और ये हो गए फैमिली। तो ऐसे ही एक भाषा होती है और उसके बाद उसमें क्या होते हैं, अनेक भाषाएं। एक मेन भाषा होती है और उसमें अनेक भाषाएं होती हैं। तो भारत में मुख्यतः जो है 4 भाषा परिवार हैं, लेकिन अगर आप नेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 6 भाषा परिवार हो जाते हैं। जैसे सबसे पहले है इंडो आर्यन भाषा परिवार। इंडो आर्य भाषा परिवार। बात किया जाए इंडो आर्य भाषा परिवार, तो इस भाषा को लगभग भारत में 78.5% लोग बोलते हैं। हम 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहे हैं, ये 78.5% लोग इसी भाषा को बोलते हैं। ये सबसे मेन भाषा है इंडो आर्यन भाषा। आर्य का आर्यन कर देते हैं या आर्य एक ही बात है, आर्यन भाषा परिवार। तो इसकी अगर प्रमुख बोलियों की या भाषा की बात किया जाए तो इंडो आर्यन जो भाषा है, ये संस्कृत इसी से हो गई, हिंदी हो गई, उर्दू हो गई, बांग्लादेश देसी या बांग्ला और काश्मीरी हो गई, सिंध हो गई, पंजाबी, नेपाली, असमिया और गुजराती, मराठी, कांकोड़ी, ये भाषा हो गई। आपको इन्हीं में से कोई एक भाषा दे देगा और कोई एक भाषा अलग भाषा परिवार से दे देगा, तो कहेगा आप पहचानो इसमें से कौन सी भिन्न है। तो इसमें क्या हो गई, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, असमिया, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला, सिंधु, कांकोड़ी, ये भाषाएं इन्हीं से हैं। काश्मीरी हमने नहीं लिखा, काश्मीरी, ये भाषाएं इन्हीं से हो जाएंगी। अब इसके बाद जो अगला आता है, इसी में नेपाली भी लिख लेते हैं, वो द्रविड़ भाषा परिवार आता है। द्रविड़ भाषा परिवार जो है वो मुख्यतः दक्षिण भारत में बोली जाती है। दूसरे जो भाषा परिवार है द्रविड़ भाषा परिवार, ये मुख्यतः जो है दक्षिण भारत में बोली जाती हैं। तो दक्षिण भारत की जो भाषाएं हो जाएंगी, जैसे कि हो जाएगा तेलुगु, हो जाएगा कन्नड़, हो जाएगा मलयालम, हो जाएगा तुलुक भाषा हो जाएगी, या ब्राह्वी हो जाएगी, गोंडवी हो जाएगी। ये भाषा कहाँ की हो जाएंगी, ये द्रविड़ भाषा की। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये भाषाएं कहाँ की हो जाएंगी, ये हो जाएंगी द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा हो जाएंगी। कन्नड़ भी ले लेते हैं। ये मुख्यतः कहाँ, दक्षिण भारत में बोली जाती हैं। भारत की भाषा होती हैं, ये मुख्यतः दक्षिण भारत की भाषा होती हैं। और इसमें एक खास बात ये होती है कि जितनी भी द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, वो मुख्यतः 12वीं लिपि से, इसको आप नोट लिख के लिखेंगे, द्रविड़ भाषा परिवार की
परिवार की सभी भाषाएं 12वीं लिपि से निकली हैं। लिपि से निकली हैं, निकलती हैं या निकले हैं, ठीक है। और इसको बोलने वालों की संख्या है, ये द्रविड़ भाषा परिवार जो है लगभग 19.64% लोग बोलते हैं। इसको कितने परसेंट लोग बोलते हैं? तो अगर यहीं पर लिख लिया जाए 19.64% लोग इस भाषा को बोलते हैं। ये दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हो जाएगी। अगला जो है ऑस्ट्रियो एशियाटिक भाषा परिवार। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार जो है जिसमें संथाली हो गई, हो भाषा हो गई, मुंडारी और खड़िया भाषा हो गई, खासी, ये हो जाएगी ऑस्ट्रो एशियाटिक। इधर हम देख लेते हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक। इसमें हो भाषा हो गई, संथाली हो गई, संथाली भाषा हो गई, और खासी हो गई, सवारा हो गई, खासी, सवारा परिवार। ये भाषाएं इसी से बोली जाती हैं। ये भाषाएं क्या है? ऑस्ट्रो एशियाटिक हैं। ऑस्ट्रो एशियाटिक जो है लगभग 1% लोग बोलते हैं। अगले जो भाषा होगी वो आपकी होगी सिनो तिब्बत। सिनो तिब्बत, इसी को चीनी तिब्बत भाषा परिवार भी कहते हैं। चीन तिब्बत भाषा परिवार, इसमें जो होगा बोडो होगा, दिवासा होगा, तीवा होगा, कचारी होगा और कांकोरी होगा। यहाँ पर आप पढ़े थे एक कन्नड़ पढ़े थे, और यहाँ कांकोरी भाषा होगी, और गोरो होगी जो मेघालय की भाषा होगी। चीन तिब्बत, इसको सिनो तिब्बत या चीन तिब्बत भाषा कहते हैं, भाषा परिवार। जो चीन तिब्बत भाषा परिवार है, तो इसमें हमने बता दिया गोरो हो जाएगा, गोरो भाषा हो जाएगी, और साथ में क्या होगा? कंचारी होगी, कंचारी होगी, और उसके बाद दिवासा हो जाएगी, बोडो हो जाएगी, दिवासा, बोडो। ये भाषाएं कहाँ से बोली जाएंगी? यहीं से बोली जाएंगी। जो ये भाषाएं होंगी सिनो तिब्बत की भाषाएं हो जाएंगी। फिर जो अगला है वो ताई कड़ाई। आप 4 भाषा परिवार पढ़ चुके हैं। पहला हो गया इंडो आर्यन भाषा परिवार, और दूसरा हो गया द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा ऑस्ट्रो एशियाटिक, और चौथा हो जाएगा चीन तिब्बत या सिनो तिब्बत भाषा परिवार। जो ताई कड़ाई भाषा है वो बिल्कुल दक्षिण भारत और मध्य भारत की कुछ जनजातियां जो हैं वो बोलती हैं। इसलिए ये मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन हाँ आप जाने रहिए कि ये भाषा परिवार भी है। तो ताई कड़ाई भाषा परिवार, ये हो गया 5वां नंबर का। और 6वां है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बोली जाती है, ग्रेट अंडमानीज। ग्रेट अंडमानीज जो है, इसमें ग्रेट अंडमानीज में देखा जाए तो अंडमानीज भाषा हो जाएगी, ग्रेट अंडमानीज हो जाएगी, और जारवा हो जाएगी। इसमें अंडमानीज
अंडमानी, जारवा, जारवा और ग्रेट अंडमानीज, ग्रेट अंडमानीज। ये भाषा हो गई, ये भाषा परिवार हो गई भारत की। अब हम बात कर लेते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली 5 भाषाएं। तो जो सबसे पहली भाषा है वो हिंदी, आप जानते हैं, जिसका आप अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी है, लगभग 43.63%, यानी 45% के करीब लोग इसको बोलते हैं। और बंगाली दूसरे नंबर पर, यानी हिंदी, फिर उसके बाद बंगाली, इसके बाद मराठी आती है। ये परसेंटेज में देखा जाए तो 43.63%। और ये लगभग बंगाली जो है वो 8.30%, यानी लगभग 9% के करीब बोली जाती है। मराठी 7% लोग बोलते हैं। उसके बाद तेलुगु, फिर तमिल। तेलुगु 4 नंबर पे सबसे ज़्यादा और तमिल 5वीं। इसको 8% लोग लगभग बोलते हैं। लगभग ये नियर अबाउट बता रहा हूँ, वैसे तो इस 8.30%। और ये 7.64% है। और तेलुगु जो बोलते हैं वो लोगों 6.93, लगभग 60% के करीब। और जो तमिल भाषा है वो 8% के करीब बोलते हैं, सॉरी 6% के करीब। ये 6% के करीब और ये 7% के करीब। ये नियर अबाउट हमने बता दिया, नियर अबाउट बता दिया। अब ये हो गई 5 सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भारत की भाषाएं। अब हम आते हैं हिंदी की उत्पत्ति की तरफ। इतना तो हो गया आप बेसिक जानकारी। देखिए, हिंदी की उत्पत्ति जो है वो माना जाता है कि आदि जननी इसकी, यानी जो सबसे जहाँ से हिंदी उत्पत्ति हुई वो संस्कृत है। हिंदी की उत्पत्ति, हिंदी की उत्पत्ति देखिए, हिंदी की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत से हुई, लेकिन कैसे हुई इस क्रम को हम देखते हैं। लगभग 3500 साल पहले स्टार्टिंग हुआ था हिंदी की उत्पत्ति। हिंदी की आदि जननी क्या है? वैदिक संस्कृत, ऋग वैदिक वो भी संस्कृत है। यानी भारत की अगर सबसे प्राचीन भाषा देखा जाए तो संस्कृत है, और वो भी ऋग वैदिक संस्कृत। आप जब संस्कृत पढ़ते हैं तो उसको 2 भागों में बांटा जाता है, या इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास को भी, प्राचीन इतिहास को 2 भाग में बांटा जाता है। तो संस्कृत से इसकी उत्पत्ति स्टार्ट होती है। कैसे? संस्कृत से, संस्कृत जो होती है पहले वैदिक संस्कृत होती है, फिर उसके बाद आम जन की संस्कृत होती है, लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत से पाली निकल के आती है, यानी संस्कृत भाषा से कौन सी भाषा निकलती है? पाली भाषा। पाली भाषा, इसका एक खासियत ये है, पाली भाषा जो है आम लोगों की भाषा हो जाती है। और इसमें जो महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक, इनके उपदेश जो हैं इसी में हैं, पाली भाषा में। फिर इसके बाद पाल के बाद प्राकृत भाषा निकलती है। प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा की खासियत ये है कि इसमें महात्मा जो, इसमें बौद्ध थे, और इसमें कौन हो जाएंगे? महावीर स्वामी। जो महावीर स्वामी थे इसमें पाली भाषा में, महावीर स्वामी ने पाली भाषा में अपने उपदेश दिए। इनके जैसे उपदेश का मतलब ये नहीं हुआ कि पाली में केवल उनका उपदेश है, इनके जो ग्रंथ हैं इसमें पाली भाषा में लिखित हैं। और प्राकृत भाषा में क्या है? महावीर स्वामी के उपदेश, यानी उनके जो ग्रंथ हैं उनकी हैं। फिर जो है संस्कृत से
संस्कृत से ही निकल रही है। और इस संस्कृत का खासियत क्या है, इसमें वेद हैं, पुराण हैं, ये सब हैं। मतलब अब इसके बाद क्या हुआ, प्राकृत अपनी रास्ता जो हो गई भ्रमित हो गई, जो प्राकृत थी अपने रास्ते से भ्रमित हो गई, तो अपभ्रंश वहाँ से निकला। अपभ्रंश, यहाँ से अपभ्रंश निकला। और अपभ्रंश में क्या है, जैसे नाथ साहित्य हो गया, इसमें नाथ साहित्य या जैन साहित्य भी इसमें मिलते हैं। नाथ साहित्य इसी में है, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। ठीक है। फिर अपभ्रंश से क्या हुआ, अपभ्रंश के जो आखिरी चरण है उसको लोग अवहट्ट कहते हैं। अवहट्ट जो है इसका आखिरी चरण है अपभ्रंश का। अवहट्ट जो है जब बिल्कुल अपभ्रंश खत्म हो रहा था, वहाँ से यहाँ से हिंदी स्टार्ट होने वाली थी, तो वहाँ पर अवहट्ट आ गया। और वहीं पर यही अवहट्ट से क्या हुआ, हिंदी की उत्पत्ति हुई। हिंदी, जैसा कि आप देख रहे हैं, इतना इजी नहीं है कि आप अपभ्रंश से अवहट्ट निकल गया, अवहट्ट से क्या हुआ, हिंदी निकल आई। ये काल जो है लगभग 2023 और जो है संस्कृत की 500 ईसा पूर्व से माना जाता है। तो लगभग 3500 वर्ष का समय आधुनिक हिंदी की उत्पत्ति में लगा। यानी हिंदी की उत्पत्ति के, यहाँ लिख लें आप, हिंदी के उत्पत्ति का को 3500 वर्ष लगे। इतना ज़्यादा समय लगा है, ऐसे नहीं, ये क्रम इतना आसान नहीं था कि तुरंत हो जाएगा। अच्छा, अब हम आपको बताते हैं थोड़ा सा यही एक हिंदी की उत्पत्ति में। जैसे हम लोग देखते हैं हिंदी के जो भाषाएं हम पढ़ते हैं, जैसे कि हिंदी में माता कहते हैं और संस्कृत में क्या कहते हैं, मातृ कहते हैं, और फिर इसी को इंग्लिश में मदर कह देते हैं। ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा देखिए आप, उच्चारण में जो है वो सभी में समानता है। तो इसके लिए हम थोड़ा, एक थ्योरी है जो हम आपको बताते हैं कि क्यों इसमें समानता है इन भाषाओं में। ये समानता ऐसे नहीं है। जो मध्य एशिया था, कहाँ था, मध्य एशिया, ये लोग जिस यहाँ पर लोग रहते थे, इनको यहाँ की जो जनजाति थे या यहाँ के जो लोग थे मध्य एशिया के, उनको क्या कहते थे, आर्य। ये मध्य एशिया के लोग को क्या कहते थे, आर्य। ये लोग जिस भाषा का प्रयोग करते थे वो वैदिक संस्कृत थी। ये जिसका प्रयोग करते थे लिखने उखने में, उसको वैदिक संस्कृत का प्रयोग करते थे। तो यहाँ से जैसे जो आर्य लोग थे वो एक जगह रहते नहीं थे कि एक ही जगह रहें, तो घुमक्कड़ थे। तो यहाँ के दो शाखाओं में ये आर्य बट गए। एक क्या हुआ, यूरोप चला गया, और एक अपने भारत के इस तरफ चला आया, भारत में सिंधु नदी के पास में, यानी सिंधु नदी वही पंजाब वाले क्षेत्र में। तो जो ये शाखा थी ये चली गई यूरोप, तो वहाँ पर इंग्लिश की उत्पत्ति, उनके जो मदर टंग है, जैसे इंग्लैंड का जो लोग होंगे उनकी मातृभाषा इंग्लिश होगी, वहाँ पर गए तो इंग्लिश की उत्पत्ति हुई। और यहाँ आए, इससे क्या हुआ, संस्कृत, जो अलौकिक संस्कृत की उत्पत्ति हुई और हिंदी की। तो इसीलिए इन दोनों भाषाओं में हल्का हल्का समानता देखने के लिए मिलता है। जैसे कि हम लोग हैं, अगर आपके घर आप जाओगे तो कोई आपको देखेगा तो कहेगा हाँ इनका चेहरा उनकी जैसा ही हल्का हल्का लग रहा है, यानी उन्हीं के परिवार से हैं। वैसे ही माता और मदर, तो इन दोनों में देखो हल्का हल्का समानता मिल रहा है। आप बोलिए मदर माता, दोनों के उच्चारण में समानता। तो ये थ्योरी है संस्कृत की उत्पत्ति की, कि आर्य लोग मध्य एशिया में रहते थे, वहाँ से वो आए और वो आके भारत में बस गए। यहाँ पर उन्होंने वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत की उत्पत्ति की। इसीलिए मध्य एशिया की जो और यहाँ के दोनों लोगों के जो
कंपोजिट भाषा को हम इंडो एशियाई, जो कि वो लोग यूरोप में गए थे, इंडो यूरोप भाषा कहते हैं कि इंडिया में भी इस भाषा का इसी के लोग बोलते हैं और यहाँ पर भी। तो इस तरह से अपनी हिंदी यहाँ पर संस्कृत आई, फिर संस्कृत से ये क्रम स्टार्ट हुआ। अब हम आते हैं हिंदी की उत्पत्ति देख लेते हैं। हिंदी की उत्पत्ति को हम 3 क्रम में बांट के चलते हैं। हम नहीं, मतलब विद्वान लोग बांट के चलते हैं। ऐसा आप ना समझना कि सर जी ने बांट दिया। तो 3 क्रम में बांट के चलते हैं। पहला क्रम जो है वो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व। इसमें क्या हुआ, 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व। तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया। एक 1500 से लेके 500 और एक 1000 तक, मतलब 1500 से 1000, सॉरी हम थोड़ा गलत बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसको 2 भागों में विभक्त कर दिया गया। 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद इसी में क्या हुआ, वैदिक। अच्छा चलो, इसको हम बाद में समझा देंगे, क्योंकि हम हिंदी की उत्पत्ति पढ़ रहे हैं, ना कि इतिहास पढ़ रहे हैं। तो फिर इसी में क्या हुआ, वैदिक संस्कृत। ये बिल्कुल एक्यूरेट डाटा है, लेकिन हाँ, इसके विभाजन में थोड़ा सा हमारे दिमाग से कन्फ्यूज़न है, इसलिए उसको हम बाद में अगले क्लास में बता देंगे। वैदिक संस्कृत हुई, जहाँ से वैदिक संस्कृत में क्या हुआ, तो यहाँ पर वेदों की रचना हुई, पुराणों की रचना हुई। और फिर दूसरा जो है उसको हम मध्य आर्य भाषा बोल देते हैं। मध्य आर्यन भाषा, आर्य भाषा। इसको आप, इसमें क्या होता है, आप भ्रंश वाला काल, ये पाल का समय हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, 500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा तक, ठीक है। 500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा तक इसमें आएगा। ये अवहट्ठ वाला क्रम इसी में आएगा। फिर उसके बाद आधुनिक हिंदी जो होगी यहाँ आएगी, आधुनिक हिंदी का समय क्या होगा, 1000 ईसा से लेके अब तक। ये हुई हिंदी की उत्पत्ति। इस तरह हिंदी की उत्पत्ति हुई कि सबसे पहले जो भाषा थी वो संस्कृत थी। वो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृत थी। उसके बाद जो है मध्य आर्यन भाषा या मध्य संस्कृत या लौकिक संस्कृत आप इसे कह सकते हैं। इसको ही लौकिक संस्कृत कह सकते हैं, या इसमें पाली भाषा कहते हैं, पाल का युग। तो इसमें 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हुआ। और फिर उसके बाद क्या हुआ, 1000 ईसा पूर्व ख़त्म हुआ, तो 1000 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुई आधुनिक हिंदी। ये हुआ वीडियो। इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट बातें हैं, जैसे आपको ये जीएस में भी पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध के उपदेश किस में हुए। तो ये महात्मा बुद्ध के उपदेश पाली में। फिर प्राकृत में क्या हुए जो है, उसमें महावीर स्वामी। अगर यहीं पर एक बात और नोट कर लें कि प्रथम देशज भाषा पाली को ही कहते हैं, क्योंकि ये अपने देश में उत्पन्न हुई। संस्कृत तो विदेशों में उत्पन्न हुई और अपने देश में क्या हुआ, पाली भाषा उत्पन्न हुई, इसीलिए इसको प्रथम देशज भाषा कहते हैं। और प्राकृत को द्वितीय देशज भाषा कहते हैं, द्वितीय देशज भाषा, क्योंकि ये दूसरी भाषा थी जो अपने देश में उत्पन्न हुई भारत में। संस्कृत को हमने बताया कि ये थ्योरी जो है हमने आपको बताया, उस पर विवाद भी चलता है कि ऐसा नहीं है, संस्कृत अपने आर्य जो है भारत के निवासी थे। लेकिन जो थ्योरी सही रूप से व्याख्या करती है उसको हम लेके चले हैं कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए थे।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप अब अगले में पढ़ेंगे आधुनिक भाषा हिंदी जैसे आधुनिक रूप में कैसे आई, जैसे सार्वजनिक अपभ्रंश से जो अपनी हिंदी है वो निकली। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।